बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वफाकी बजट पेश हो गया, मंजूर हो गया और उस पर अमल दरामद का आगाज़ हो गया। हुकूमत का दावा ये है कि इससे बेहतर बजट इन हालात में नहीं हो सकता था, जबकि अपोजिशन का कहना ये है कि इससे बदतर बजट और कोई नहीं हो सकता था। ज़ाहिरी बात है, सियासतदानों ने तो यही कुछ करना है, इसलिए हम ज़रूरी समझा कि हम एक गैर जानिबदार सहाफ़ी को जो इस मैदान में अपना नाम बना चुके हैं उनको दावत दें। एक तो उनसे सादा अल्फाज में आम आदमी के लिए समझने की कोशिश करें कि इस बजट में है क्या, और दूसरा उनसे ये जान सके कि इसमें हुकूमत का दावा दुरुस्त है या कि अपोजिशन का दावा दुरुस्त है। हमारे साथ है मुमताज़ माशी तजियाकार जनाब शहबाज राना साहब। बहुत शुक्रिया शहबाज, हमें वक्त देने के लिए। और सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ये अमीरों का बजट है, एलीट का बजट है या गरीबों का बजट है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब। गरीब का बजट इसलिए है कि गरीब को जितनी दुनिया में ज़िंदगी में जितनी मुसीबतें उसने फ़ेस की होंगी, जितनी भी उसकी उम्र है, वो सारी मुसीबतें उसकी एक साथ इस बजट में उसके ऊपर डाल दी गई हैं। इतना ज़्यादा उसके ऊपर बोझ डाल दिया गया है। तो गरीब का बजट तो इस हद तक, अगर कोई ये कह रहा है कि गरीब का बजट, तो इसका मतलब है कि गरीब की हमने वो हालत कर दी है कि अब गरीब जो है उसके पता नहीं उसके नीचे भी कोई कैटेगरी होती है। गरीब तरीन जो आपका मिडिल इनकम ग्रुप था, वो ख़तरा ये है कि इस बजट के बाद वो लो मिडल में चला जाएगा। जो लो मिडल वाला है वो वल्नरेबल में, जो वल्नरेबल है वो आपका गुर्बत की लकीर में चला जाए। जिस किस्म का ये बजट है, इसको आप प्योरली एक अमीर का बजट कह सकते हैं। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं? अगर आपको देखा जाए अखराजात वाली साइड पे जो असल बड़ा ख़र्चा होता है बजट का, अब बजट के जो अगर ख़र्चे हैं वो पिछले साल के मुकाबले में उसमें 30% इजाफ़ा किया गया है। पाकिस्तान की साफ़ी साहब इस वक्त जो माशी सूरत हाल है, किसी भी सूरत आप 10% इजाफी ख़र्चा भी पिछले साल के मुकाबले में अफोर्ड नहीं कर सकते, सिवाय उन जगहों पे जहाँ पे आपकी मजबूरी होती है। लेकिन आप देखें कि कौमी असम्बली का बजट, उसमें 46% इजाफ़ा, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के बजट में 56% इजाफ़ा पिछले साल के मुकाबले में, प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उनके बजट में 62% पिछले साल के मुकाबले में इजाफ़ा। हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी मरात में बेतहाशा इजाफ़ा। अगर वो एयर ट्रैवल कर रहे थे तो जितनी उनको पहले मुफ्त टिकटें मिलती थी उसकी तादाद में इजाफ़ा। ये तो बड़ी मैंने आपको गिनवा दी। फिर जो ब्यूरोक्रेट्स थे, 116 की तनख्वाह बिल्कुल बढ़नी चाहिए थी, उनकी 25% बढ़ी। 17 से 22 वालों की 20% बढ़ गई उनकी, और मरात कोई कम नहीं हुई। अगर किसी जगह पे किसी को इनकम टैक्स की छूट थी या कम रेट था, वो वहाँ पे उनका कम नहीं हुआ। दूसरी साइड पे अगर, ये तो मैंने ख़र्चों का आपको बता दिया, सवाए आपके बरामद कुनंदगान के जिनके ऊपर पहली दफ़ा एक स्टैंडर्ड इनकम टैक्स रेट उनके ऊपर लगाया गया, जिस तरह हमारे ऊपर लगता है सबके ऊपर, बाकी सारा जो बोझ है सलीम साफ़ी साहब इस दफ़ा तनख्वाहदार तबके के ऊपर या वो तबका जो कारोबार करता है, वो नॉन सैलरीड बिजनेस इंडिविजुअल की कैटेगरी में आता है, उसके ऊपर आपने बोझ डाल दिया गया। ये क्यों अमीर का बजट है? कि पाकिस्तान के जितने भी अमीर हैं वो जहाँ पे भी हैं, चाहे वो सरकार में है, चाहे वो उस एलीट कैप्चर का हिस्सा है जिसमें 5-6 बड़े ग्रुप्स आ जाते हैं आपके, जिसमें आपकी मिलिट्री आ जाती है, आपकी सिविल सर्विस आ जाते हैं, आपके पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, आपकी जुडिशरी आ जाती है, उसमें टू एन एक्सटेंट मीडिया भी आ जाता है जो इनको सपोर्ट करता है। तो ये इनके ऊपर उस तरीके से, सवाई मीडिया की चूँकि वो सैलरी क्लास का है, इसके ऊपर बोझ पड़ा है, बाकी किसी भी जगह पे बोझ नहीं डाला गया उनका, बल्कि उनको मराद दी गई। अब जो टैक्सेस वाली साइड पे तनख्वाहदार तबका, साफ़ी साहब ये वाहिद तबका है जिसके टैक्सेस में हर साल पिछले 6 साल से उसमें इजाफा हो रहा है। और इस दफ़ा तो हद हो गई कि ना सिर्फ आपका जो मैक्सिमम जो इनकम टैक्स रेट है वो ये ले गए 39% के ऊपर, बल्कि जहाँ पे आपको मैक्सिमम रेट हिट करता था आपकी महाना आमदन पे पहले 35% टैक्स लगता था अगर आपकी महाना आमदन 5 लाख रुपया है, उस 5 लाख को कम करके इन्होंने कर दिया 3,41,000 रुपया। 3,41,000 रुपये के ऊपर आपको मैक्सिमम सैलरीड क्लास को अब 35% रेट लगेगा। अब इसको अगर आप कंपेयर करें किसी भी बिज़नेस से, नॉन बिज़नेस से, हम जो और आप जो तनख्वाह के ऊपर जो टैक्स देते हैं वो पूरी तनख्वाह के ऊपर देते हैं। जो कारोबारी शख्स होता है उसका रेट इन्होंने 45% कर दिया है और उसका सरचार्ज डाल के 50% बनता है। लेकिन उसको आज भी ये सहूलत हासिल है कि जितने भी उसके अखराजात हैं उसको उसमें से निकाल कर जो उसकी आमदन होती है नेट, उसके ऊपर उसने टैक्स देना है। मैंने और आपने, हम सब ने ग्रॉस के ऊपर देना है। ये तो होगी टैक्सेस। इधर जो डायरेक्ट इनकम टैक्स बढ़ा है। फिर इन्होंने दूसरा जो काम किया है कि बच्चों के दूध के ऊपर टैक्स, जो एक डिब्बे का दूध है उसके ऊपर टैक्स, सीमेंट की बोरी के ऊपर टैक्स, घर आपका अगर उसके मखसूस उसका रकबे से ज़्यादा है उसके ऊपर टैक्स,
अगर आप इकॉनमी क्लास से भी इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे मुल्क छोड़ने के लिए कर रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, सियाहत के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उसके ऊपर इन्होंने टैक्स में इजाफा कर दिया। तो हर वो चीज़ जिससे जो एक आम पाकिस्तानी है उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ें, वो उसके ऊपर इन्होंने टैक्स लगाया है और अपनी ज़िंदगी में इन्होंने बहुत ज़्यादा आसानियां पैदा कर ली। तो शुरू में बैरून मुल्क से भी माहिरीन बुलाए हुए थे कि एलीट को टैक्स कर सके, एलीट को पंजे में ला सके, तो वो क्यों नहीं कर सके? देखिए, मसला ये है कि या तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को बताया नहीं गया कि किस किस्म का वो बजट पेश करने जा रहे हैं, और जो उन्होंने माहिरीन का जिसका आपने जिक्र फरमाया, इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था। स्टीफन डर्कन है, वो यूके के इकोनॉमिस्ट हैं और जो यूके की हुकूमत है उसको वो एडवाइस भी करते रहे हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो अशराफिया का एक कब्ज़ा है बहुत सारे वसाइल के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने कुछ रिसर्च की थी, काम किया था। वो पिछले साल पाकिस्तान भी, और उन्होंने ये बताया कि किस तरह अशराफिया ने पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको काबू किया हुआ, किस तरह उन वसाइल के ऊपर वो काबिज़ रहते हैं और वो किस तरह एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि जो वसाइल के ऊपर कब्ज़ा है वो उनका रहे। लड़ाई तब होती है जब उन्होंने एक दूसरे से छीनना होता है, लेकिन वो वसाइल के ऊपर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। तो उनका ये जो काम पाकिस्तान के ऊपर था वो गालिबन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को पसंद आया, तो उन्होंने पाकिस्तान में बुला लिया कि जी आप हमारी मदद करें हमारे इकनॉमिक प्लान बनाने में। तो एक बड़ी एक आयरॉनिक सिचुएशन हो जाती है कि मई जून में जब गालिबन मई की बात है वो पाकिस्तान आए हुए थे, तो वो हुकूमत को एडवाइस कर रहे थे, उनकी मुलाकातें हो रही थी, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, वज़ीर ख़जाना से मुलाकात हुई और बाकी वज़रा से मुलाकात हुई। तो उस वक्त हमारी जो हुकूमत थी वो एक ऐसा बजट बना रही थी जिसने इस मुल्क के ऊपर जो कंट्रोल है अशराफिया को उसको मजबूत किया है बजाय कि उसको कमज़ोर करने की। तो ये जो एक आपकी जो कॉन्ट्रडिक्शंस होती है ना, जो हुकूमत की जो बात एक करना और काम जो है वो दूसरा करना, तो उससे जो तकलीफ़ है और बढ़ जाती है। जो सबसे तकलीफ़ थे अगर आप इस बजट में पूछें, अगर एक तरफ तो आपने सबके ऊपर टैक्सेस की भरमार कर दी, अपने अखराजात में इजाफा कर लिया, जो इनकम टैक्स की छूट दी गई है। पहले अगर कोई हमारे शहीद हैं जिसकी हम सब कदर करते हैं, उनको अगर हुकूमत की तरफ से या आर्मी की तरफ से या किसी भी अथॉरिटी की तरफ से कोई प्लॉट मिलता था या तो उसकी फ़रोख्त के ऊपर उनको इनकम टैक्स की छूट थी, जिसको मैंने जैसे बोला कोई भी उसकी मुखालफत नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर कोई सरकारी मुलाजिम दौरान मुलाजमत उसकी वफ़ात हो जाती है तो उसके ऊपर भी उसको जो सरकार की तरफ से जो कोई प्लॉट मिलेगा, एक दो जितने भी हैं, उसके ऊपर भी उसको इनकम टैक्स की उसकी फ़रोख्त के ऊपर छूट थी। अब इन्होंने ये किया, जब हमारे सारे टैक्सेस बढ़ा दिए तो वो जो एक डेफिनेशन थी सिर्फ शोहदा तक और सरकारी मुलाजमीन जो थे उनकी डेथ तक वो महदूद थी, उसमें 5 नई कैटेगरीज़ इन्होंने मुतारफ़ करवा दी, जिसमें एक कैटेगरी है कि जो गाजी हैं, जो ज़ख्मी हैं जंग के, उनको भी ये इनकम टैक्स की छूट मिलेगी जायदाद की फ़रोख्त के ऊपर। इसकी हम सब अगेन सपोर्ट करते हैं क्योंकि हम अपने गाजी और शोहदा की वजह से आप और मैं यहाँ पे सेफ बैठे हुए हैं। लेकिन जो उसके साथ इन्होंने और चीज़ ऐड कर दी वो ये कि रिटायर्ड जो आर्मी के लोग हैं आज तक, उनको जितने भी प्लॉट्स मिले हैं, जितने भी उनको सरकार की तरफ से जो उनको इस किस्म की जो प्रॉपर्टी मिलती है उसके ऊपर उसकी फ़रोख्त के ऊपर इनकम टैक्स की छूट, और यही जो सहूलत है ये सर्विंग के लिए भी कर देगी। सर्विंग जो जितने भी आर्म फोर्सेस के लोग हैं, यही सहूलत जो है वो तमाम सरकारी मुलाजमीन जो वफाक के या सूबाई हुकूमतें उनको भी दे दी गई, ना सिर्फ सर्विंग को बल्कि रिटायर्ड को भी दे दी गई। तो ये जो 4 कैटेगरीज़ इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुई, तो इससे एक पैगाम जो साफ़ी साहब गया वो बहुत वाज़ेह था कि ये मुल्क अशराफिया का ही रहेगा। इस मुल्क के अंदर वो क्लास जो वर्किंग क्लास है, जो हक हलाल तरीके से अपनी मेहनत करके अपने बच्चों का जो पेट पालना चाहती है, उसकी गालिबन अब इस मुल्क में शायद जगह नहीं है, या इन हुक्मरानों को उनकी परवाह इसलिए नहीं है कि वो ताजर की तरह सड़क पे नहीं आ सकते, वो पेट्रोलियम डीलर्स के जो एसोसिएशन है उनकी तरह वो सड़क पेट्रोल पंप बंद करने की धमकी नहीं दे सकते, तो इस वजह से उनकी आवाज़ नहीं है। तो उनको अच्छा, वो हर चीज़ में IMF के पीछे छुपते हैं, तो ये IMF के दबाव का नतीजा था या कि ये अशराफिया इतना मजबूत है कि वो ये सब कुछ कर लेती है और हुकूमत जो कुछ चाहती है उसके उलट वो करवा लेती है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें इस बजट में IMF की मानी गई हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस बजट में ऐसी भी हुई हैं जो IMF की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है। IMF किसी भी तरह से किसी भी किस्म की नई इनकम टैक्स छूट की कभी भी आपको इजाज़त नहीं देगा, ठीक है। अगर इन्होंने किया है तो उसके बदले में इनको कहीं ना कहीं नया इजाफी टैक्स लगाया इन्होंने ज़रूर होगा।
IMF का एक सिंपल आपके उसके साथ एक आर्गूमेंट होता है। उनका प्रिंसिपल ये था, जिस असूल के तहत IMF का प्रोग्राम नया बन रहा है, कि जो इस वक्त इनकम टैक्स की, सेल्स टैक्स की या किसी भी टैक्स की कवानीन के अंदर छूट दी गई, आपने वो छूट ख़त्म करनी है। यही वजह है कि आपने देखा बहुत सारी जगह पे टैक्स लगा, जिधर छूट दी है किसी और जगह पे कंपनसेट किया होगा, कॉम्पनसेट किया गया होगा। देखिए जैसे IMF को राजी रखने के लिए, ना, क्योंकि 2-3 चीज़ें, एक तो जैसे ये मैंने आपको प्लॉट्स की छूट का बताया, फिर जो एक और जो चीज़ जो गालिबन इसके अंदर थी, जो IMF की डिमांड थी और इन्होंने नहीं की, IMF की तरफ से ये भी डिमांड थी कि जो खाद है और जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं या उसके अंदर ज़राअत के अंदर, उसके ऊपर 18% जो सेल्स टैक्स है वो आप लगा दें। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि अगर आपने ये टैक्स लगाया तो हम वोट आपको नहीं देंगे। तो चूंकि वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को ख़तरा था, तो उन्होंने IMF की वो बात नहीं मानी, वो टैक्स नहीं लगा। हम ये नहीं कह रहे कि क्यों नहीं लगाया, हम ये कह रहे हैं कि आप चाहते तो आपने IMF की बात नहीं मानी। आपने जब तनख्वाहदार तबके की बात आई तो हमें और आपको बताया जाता है कि जी वो तो IMF नहीं मान रहे। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने IMF को उस तरीके से कन्विंस करने की कोशिश ही नहीं की। बहुत सारी और भी चीज़ें जो बजट की, जैसे मैंने प्लॉट्स को बता दिया। फिर ये वाली जो चीज़ होगी कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट को वोट ना करती, हुकूमत गिर जाती, तो शहबाज शरीफ साहब को तो लगा था कि उन्होंने कहा जी IMF का प्रोग्राम भाड़ में जाए, ये टैक्स नहीं लगेगा। तो यही बात है, अगर वो कहते कि मैंने तनख्वाहदार तबके के ऊपर जितनी भी हुकूमतें माजी में आई हैं 6 साल से, वो हर दफ़ा उसका रेट बढ़ा रही हैं तनख्वाहदार तबके का, तो भाड़ में जाए IMF का प्रोग्राम में टैक्स लगाऊंगा तो क्यों नहीं लगता। 75 अरब रुपये इन्होंने बताया था इजाफी, जो ये तनख्वाहदार तबके। इस साल जो माली साल ख़त्म हुआ है उसके पहले 11 माह का जो मैंने डाटा देखा था, साफ़ी साहब, तनख्वाहदार तबके ने 326 अरब रुपये का टैक्स दिया। आपका जो एक्सपोर्टर है, जो जिनके पास जहाज़ भी हैं, अपने ज़ाती मर्सिडीज़ गाड़ियाँ भी हैं, BMW भी हैं, उन्होंने 85.5 अरब रुपये का टैक्स दिया। और आपका जो ताजिर बरादरी है उसने 15.5 अरब रुपये का टैक्स दिया। तो इतना बड़ा आप देखें इसमें गैप है। तो वो क्लास जो पहले इतना ज़्यादा टैक्स दे रही थी, उसके ऊपर आपने और 75 अरब का बोझ डाल दिया। पीपल्स पार्टी तो एग्रीकल्चर टैक्स की भी मुखालिफ थी, उसका क्या होगा? देखिए, ये जो एग्रीकल्चर टैक्स वाली चीज़ है, ये भी अभी सामने आई है, बजट के बाद सामने आई है। मेरा ख्याल है कि बात तो इस पे बजट से पहले ही चल रही थी। IMF की तरफ से अब ये एक मुतालबा सामने आया है कि जिस तरीके से नॉन बिज़नेस इंडिविजुअल, वो कारोबारी अफराद जो पाकिस्तान में काम करते हैं, उनके ऊपर 45% तक उनकी आमदन का टैक्स है। यही टैक्स आप ज़राअत की जो आमदन है उसके ऊपर भी लगाएं, चूँकि ये आइनी तौर पर ये सूबाई मामला है। तो IMF इस दफ़ा जो बात कर रहा है वो सूबों से डायरेक्टली कर रहा है। इसमें आपकी वजारत ख़जाना के लोग भी शामिल होते हैं या FBR के, बट बात जो है एसेंशली वो हो रही है सूबों से। तो वो एक अगेन आपने देखा कि इसी हफ्ते प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी जब लाहौर में गए थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि जो IMF की तरफ से मुतालबा ये आ रहा है, जिसमें उन्होंने अपने गालिबन रिजर्वेशन भी थोड़ी बहुत शो की उन्होंने। तो वहाँ पे ये है कि जी आप इनको जो अभी तक जो टैक्स रेट्स हैं इनके, आपको पता है कि सूबों के अंदर 12 लाख तक अगर आपकी आमदन है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। पंजाब में 2000 रुपये है टैक्स, 4 लाख से लेके 12 लाख की आमदन तक सिर्फ 2000 रुपये सालाना टैक्स है। तो 12 लाख से ऊपर जो भी आमदन, उस पर 5% से लेकर 15% तक मैक्सिमम टैक्स है। तो IMF ये कह रहा है ये जो 15% वाला रेट है इसको 45% पे ले जाओ और आपको इसको उसी तरीके से करो जिस तरीके से जो वफाक के अंदर है। अब इसके लिए जो उन्होंने डेडलाइन दी है IMF ने, वो दी है अक्टूबर ये जो है 2024 की, कि अक्टूबर 2024 तक जो सूबाई कवानीन है या उनके जो टैक्स के कवानीन है उनको आप ले आएँ, उसके मुकाबले में उसी तरीके का लॉ बनाएं जिस तरीके का वफाक का लॉ है। तो और इसको फिर उन्होंने कहा है कि ये जो इजाफी या नया टैक्स रेट होगा ये 1 जनवरी 2025 से अब वसूल करना शुरू कर दें। मेरी इत्तला ये है कि हुकूमत पंजाब इसके ऊपर मान चुकी है, बलूचिस्तान की हुकूमत को भी इसके ऊपर मसला नहीं, आपको पता वहाँ पे ज़राअत बड़ा एक नहीं है शोबा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का इस पर गालिबन मौक़िफ़ ये है कि जो पंजाब की पोजीशन होगी वही उनकी पोजीशन होगी और जो सिंध की पोजीशन होगी। सिंध जो है वो सूरी तौर पर गालिबन मान चुका है। सिंध के अब 2 एतराज़ात हैं इस स्टेज के ऊपर। एक तो ये कि वो कह रहे हैं कि 45% रेट बहुत ज़्यादा है, दूसरा वो 1 जनवरी की बजाय इसको लागू करना चाह रहे हैं अगले माली साल से, जुलाई 2025 से। तो बाय एंड लार्ज IMF की तरफ से इसके ऊपर भी एक पुश आ रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ पे हुकूमत कंप्रोमाइज़ करती है या IMF की बात मानती है, क्योंकि उसमें 4 और सूबाई हुकूमतें भी शामिल हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो क्या मौक़िफ़ है वो आइंदा आने वाले दिन में वाज़ेह होगा। लेकिन अगर अगेन वज़ीर-ए-आज़म साहब को लगा कि उनकी कुर्सी ख़तरे में है तो मेरा नहीं ख्याल वो मानेंगे। अच्छा, अगर मौजूदा वज़ीर ख़जाना की जगह आप वज़ीर ख़जाना होते तो आप बजट बनाते वक्त क्या करते? सलीम साफ़ी साहब, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है पाकिस्तान का बजट। आपके 3-4 बड़े ख़र्चे हैं। सबसे बड़ा ख़र्चा आपका कर्ज़ों के ऊपर सूद है, वो आपका 9800 अरब रुपये है। फिर आपका दिफा का ख़र्चा है। तीसरा बड़ा ख़र्चा जो आपका है
वो तरक्याती बजट और चौथा पेंशन का है। बाकी ख़र्चे सारे इसके पीछे आ रहे हैं। ख़र्चों को आपको फ्रीज़ करना था, जो जहाँ से सारी ख़राबी पैदा हुई ना, यहाँ पे टैक्स सैलरीड क्लास का भी गला दबाया गया। जो इब्तदाई तौर पर इन्होंने बजट दिया वो इन्होंने दिया था 1400 अरब रुपए का तरक्याती बजट। फिर उसको इन्होंने कम करके अब कर दिया 1150 अरब रुपया। और इसी हफ्ते आपको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म ने 50 अरब के जो दी है बिजली के बिलों में छूट दी है, जो जिनकी कंजम्पशन माहाना जो है वो 200 यूनिट्स तक है, तो वो 50 अरब रुपया भी तरक्याती बजट से निकाला गया है। वैसे तो एज ए जर्नलिस्ट मेरा काम नहीं है एडवाइस करना, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं वज़ीर ख़ज़ाना बन जाऊँ, लगता है मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना कामयाब नहीं हो रहे, तो फिर मैं ये तरक्याती बजट जो है माली साल ख़त्म हुआ है पिछले साल जो हुआ 30 जून को, उसके ऊपर 725 अरब रुपए से कम खर्चा है, इसको मैं यहाँ पे फ्रीज़ कर देता। ये जो 700 अरब रुपए की बचत यहाँ से होती मुझे, जो कि आप कम हो गई, कोई 450-500 रहेगी, क्योंकि कटौती लग गई है, ये जो उधर से मैं इसको ऑफसेट करता, जो इजाफी टैक्सेस मुझे IMF कह रहा था तनख्वाहदार तबके पे या वो चीज़ों पे जो बहुत ही ज़रूरी हैं, बच्चों के दूध और ये, वहाँ से उसको मैं ऑफसेट करता। मैं सलीम साफ़ी साहब कभी भी तनख्वाहदार तबके ऊपर इजाफी टैक्स नहीं लगाता। ऐसी बात नहीं है कि उनको कोई रिलीफ चाहिए, वो उनके साथ अब ज़्यादती हो रही है, तो तनख्वाहदार तबके को टच ना कर दे। हम ताजरों को, अगर सियासतदान हो जाए मैं और आप, तो हम ताजरों को फौरी तौर पर टैक्स नेट के अंदर लेके आए। वो देखिए जो पाकिस्तान में इसका जो मसला है ना, जिसकी तरफ वज़ीर ख़ज़ाना साहब का भी तवज्जो नहीं जा रही, होपफुली जल्द उनको। लेकिन शहबाज इसका क्या किया जाए? ताजरों को टैक्स करते हैं तो वो हड़ताल की धमकी देते हैं, कारखानों को करते हैं तो वो हड़ताल की धमकी देते हैं, फ्लोर बिलों को करते हैं तो वो हड़ताल की धमकी दे देते हैं, तो वो तो भी हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती। देखिए इस वक्त जितना जो डंडा है वफाकी हुकूमत के पास, जिसका भी डंडा, चाहे उधार का या इनका अपना है, वो सारा तनख्वाहदार तबके के ऊपर चलता है, वो बाकी जगहों पे भी चलाए ना। अगर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई थी, जिसका मकसद ये था कि मुल्क की मैशियत को एक सिमत की तरफ लेके जाना, जो इब्तदाई तौर पर तो गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए बनाई गई, बाद में उसका स्कोप बढ़ा दिया गया कि एक सिमत में रहेगी, एक डायरेक्शन होगी, कोई भी गवर्नमेंट आएगी, फैसले वो होंगे जो मुल्क के मफाद में होंगे। तो फिर SIFC का जो डंडा है वो किस दिन काम आना था? ये मुश्किल फ़ैसले जब तक ये हुकूमत नहीं लेगी। अगर आप वज़ीर ख़ज़ाना साहब का जो उनका लास्ट इंटरव्यू या फाइनेंशियल टाइम्स के साथ, उसमें उन्होंने बोला कि अगर हम टैक्स महसूलात में इजाफा ना कर सके जो हमने करना है, तो एक ये आखिरी IMF का प्रोग्राम नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ? उनको भी एहसास हो रहा है कि जो वो उन्होंने बजट दिया है वो इस काबिल नहीं है कि ये पाकिस्तान का आखिरी प्रोग्राम। सलीम साफ़ी साहब, आपका तो शेर व शायरी का भी ज़ौक़ है। इस बजट की हालत ये है कि इस किस्म का सख्त तरीन बजट लाने के बाद भी इनका जो एंड ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं हो रहा। ये जो टैक्स का हदफ है ना 12,970 अरब का, इसके पीछे उतने मेजर्स नहीं है, जितना मर्जी इन्होंने हमारा गला घोंट दिया है, इसके बावजूद भी इसके अंदर इतने मेजर्स नहीं है कि 12,970 अरब हासिल हो जाए। तो यही वजह है कि वो बात उन्होंने पहले से करना शुरू कर दी कि अगर हम टैक्स महसूलात में इजाफा ना कर सके। जब इनकी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो हमने यही क्वेश्चन रेज़ किया था कि आपने जो बजट दिया है ये एक अनरियलिस्टिक बजट है। जितना बड़ा आपने टैक्स का हदफ रख दिया 40% इजाफे का, आप ज़रूर रखिए, आपका राइट है, लेकिन उतने आपने टैक्स के इक़दाम नहीं किए, वो नज़र नहीं आ रहे, तो आपके टारगेट जो है वो FBR के मिस होना शुरू हो जाएंगे। तो अब लग तो ऐसे ही रहा है कि जो जिस किस्म की ये सूरत हाल बन रही है, सख्तियाँ एक तरफ, मुसीबतें एक तरफ, और उसके साथ ही अगर IMF का प्रोग्राम आपका हो भी जाता है, जो वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं कि बाय एंड ऑफ दिस मंथ हो जाएगा, तो फिर जब ये इसके सहमाही बुनियादों पे इसके रिव्यूज़ होंगे, उसका IMF का स्टाफ पाकिस्तान आएगा, तो फिर आपको जो मिनी बजट है उसकी बाज़गश सुनाई देगी। ये जो वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कुछ रिलीफ दिया जाता है किसानों को बिजली के बिल में, या फिर पंजाब हुकूमत की तरफ से, तो उससे कुछ गरीब का गुजारा नहीं हो जाएगा? देखिए जैसे मैंने बोला कि पाकिस्तान का गरीब तरीन तबका तो बहुत बुरी तरीके से पेश किया है। यहाँ पे भी वज़ीर-ए-आज़म साहब को लगता है पूरी कहानी नहीं बताई गई थी। पिछले हफ्ते वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के ज़रिए एक समरी की मंजूरी ली गई, जिसके तहत जो बिजली की कीमतों में इन्होंने इजाफा किया तकरीबन 14% से लेकर 51% तक। और इसमें जो ख़बर ये थी कि जो 51% इजाफा था वो 100 यूनिट के जो कंज्यूमर्स थे उनके लिए था, जिसका गालिबन वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये बताया गया इनके लिए इजाफा कोई 2 से 7% है, जबकि एक्चुअल इजाफा 51% है। वो भी जब प्राइम मिनिस्टर को ख़बरों से पता चला तो उन्होंने जो रिलीफ दिया, लेकिन ये आर्जी रिलीफ है। सलीम साफ़ी साहब खुद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपनी स्पीच में बोला कि ये जुलाई, अगस्त और सितंबर का है, तो ये 3 माह के लिए चलें। ये मुश्किल तरीन वक्त होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कंजम्पशन ज़्यादा होती है, तो अपने तरक्याती बजट का 50 अरब काट के इनको 3 माह के लिए रिलीफ दे दिया। आई डोंट नो अब IMF ने इसको अप्रूव किया या नहीं किया, लेकिन जो चीज़ आपकी जुलाई के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी वो अक्टूबर से हो जाएगी। तो लोगों की जो मुश्किलात हैं वो लॉन्ग टर्म में हल नहीं हो रही, उसका हल एक ही है,
खर्चे कम करें, खर्चे ये कम नहीं कर रहे, खर्चे कम नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया शहबाज राना साहब। नाजरीन, एक ब्रेक और वापस आएंगे तो बिजली के बिल का और बिजली के बिलों का और बिजली में चोरी का एक नए अंदाज से तज्जिया आपके सामने पेश करेंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरके में। नाजरीन, आज के जिरके में हम बिजली से मुतालिक उमूर पर बहस करेंगे और हमारे साथ एक ऐसी तहकीकाती सहाफ़ी मौजूद है जिन्होंने बिजली के बिल को भी कंगाला है और बिजली जहाँ चोरी होती है उन इलाक़ों को भी कंगाला है और हुकूमती फ़ाइलों को भी कंगाला है और बड़े अजीब व गरीब इंकशाफात आपके सामने आएंगे। तो हमारे साथ मौजूद है जाहिद गशकोरी साहब। जाहिद गशकोरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और सबसे पहले तो बिजली के बिल के बारे में बताइए कि बिजली के बिल के बारे में आपकी फाइंडिंग्स है, क्या फाइंडिंग्स है कि भाई कोई बिजली इस्तेमाल ना भी करे लेकिन अगर उनके घर मीटर लगा हुआ है तो उसको बिल अदा करने पड़ते हैं। बिल्कुल, उनको पैसे देने पड़ेंगे। जिससे हुकूमत पाकिस्तान को IPPs को पैसे देने पड़ते हैं, बिजली ख़रीदें या ना ख़रीदें। अगर इस तरह पाकिस्तानी शहरी को मौजूदा सूरत हाल में उसको बिजली इस्तेमाल करे या ना करे, उसका मीटर है, उसको पैसे देने हैं। और अच्छा। एक मीटर पर और एक बंदे पे मैंने तहकीक की है कि 16 से 17 मुख्तलिफ टैक्सेस एक बिल में आते हैं। 16 से 17। और आप जब बिल उनकी डिटेल जानेंगे तो आपको हैरानगी होगी। नाम ये बताइए ना, तो कौन कौन से टैक्स है बिजली के अपनी कीमत के अलावा? अपनी कीमत के अलावा अगर आपका बिल आता है, हम मिसाल दे देते हैं कि आप इस्लामाबाद में रहते हैं, आपके बिल पे आपका बिल 6000 आया है। आपके बिल पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के 13 मुख्तलिफ नौइयत के बिल हैं। अच्छा। जो कि आपको अपनी इस्तेमाल शुदा बिजली के अलावा वो आपको टैक्सेस देने हैं, जिसमें पहले नंबर का जो बिल है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी देनी है। हाँ। दूसरा नंबर पे आपको टीवी फीस देनी है जो 50 रुपया फ़िक्स है। फिर आपको जनरल सेल टैक्स देना है जो कि अगर आपका 5000 बिल आता है या 17000 बिल आता है तो आपको 2300 से ज़ायद देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा में। फिर इनकम टैक्स, आप हैरान होंगे कि इनकम टैक्स बिल की मद में कैसे आता है कि अगर आपका बिल 15000 से ज़ायद चला जाता है ऊपर तो आपको एक्स्ट्रा इनकम टैक्स देना है उस बिल पे, आप उसके बिल पे पड़ेगा। फिर एक्स्ट्रा टैक्स मीन्स ओपन एंडेड है, गवर्नमेंट जो चाहे लगा दे। और आप हैरान होंगे फिर दूसरा फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स पर फर्दर टैक्स कि वो फर्दर टैक्स क्या है, उर्दू में हम क्या इसको बोलेंगे कि मज़ीद टैक्स, इजाफी टैक्स, हाँ। या और टैक्स क्या बोलेंगे। फिर आप देखिए कि रिटेलर टैक्स है, ये कंज्यूमर्स में जो इंडस्ट्रियल एरियाज वगैरह के, डोमेस्टिक दोनों पे। और फिर GST जो FPA है जो कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पे आता है, उस पे भी GST आप लगा रहे हैं बिल पे। तीसरा, और फिर आप और बिल देखिए, एक्साइज ड्यूटी, आपकी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पे एक्साइज ड्यूटी भी आपको पे करनी है बिल में। फिर फर्दर टैक्स ऑन अगेन जो कि फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पे फर्दर टैक्स, यानी कि तीसरी दफ़ा फर्दर का लफ्ज़ आया है कि टैक्सेस गवर्नमेंट एक ही बिल पर लगा रही है। फिर आप देखिए सुपर टैक्स, आपके फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स पे अगर हुकूमत समझती है कि बिल की कमी है या उसको पैसे ज़्यादा लेने हैं, वो सुपर टैक्स लगा रही है। फिर इनकम टैक्स, आपका इनकम टैक्स, जो इनकम का मतलब ये है कि आपके बिल की एक लिमिट हो जो देती है गवर्नमेंट की, अगर बढ़ जाता है फिर आप पे एक्स्ट्रा बर्डन आता है। और फिर ये बात 13वां बिल जो कि एक्साइज जो कि ड्यूटी है गवर्नमेंट की इकोनॉमिक की, वो भी EFPA पे है, फ्यूल एडजस्टमेंट पे। और ये तो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाए हैं। फिर आप ये 13 टैक्सेस तो वफाकी हुकूमत के हो गए। फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर है, लेट्स सपोज आप पेशावर में हैं तो पेस्को लगाएगा, हाँ। और मैं इस्लामाबाद में हूँ तो आइस्को लगाएगा। दूसरा आदमी हमारा कैमरामैन लाहौर का है तो लेस्को लगाएगा। और उसके 6 बिल हैं, आइस्को के 6 टैक्सेस हैं एक बिल पर। मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या है सर। एक तो मीटर रेंट है आपको देना है, फिर सर्विस रेंट आपको देना है, फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अगेन आपको देना है। और ये वेरी करता है, जिस इलाके में बिजली चोरी या लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा 5000 का पेशावर में बिल आया है तो उस पर मुझे 700 रुपये ये देना है। अगर आइस्को में मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ तो वो मुझे लगभग 354 रुपये देना है, क्योंकि यहाँ चोरी और बिजली के लॉसेस कम हैं, तो ये वेरी कर जाता है। फिर और एक
फाइनेंसिंग कास्ट है चार्ज, वो आपको पे करना होता है, ये डिस्को लगाता है। फिर इसके अलावा क्वार्टरली या फिर पीरियडिकली या फिर सालाना आपको टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में भी बिल पे पैसे पे करने हैं। और फिर जो एक और है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस चार्जेस, वो भी आपको देने हैं। तो कुल मिला के 19 एक दिन आ जाएगा कि इसमें घर आने जाने का टैक्स भी लग जाएगा कि तुम घर इतनी मरतबा गए हो तो उसका टैक्स भी दे दो। बिल्कुल। तो आप देखिए कि ये सरकार इतने टैक्सेस ले रही है, और सरकार क्यों ले रही है। आप देखिए सलीम साफ़ी साहब के जो फाइनेंशियल ईयर मौजूदा शुरू हुआ है, इसमें हुकूमत पाकिस्तान को 2800 अरब रुपए जो कि IPPs हैं उनको कैपेसिटी में उसकी मद में पैसे अदा करने हैं। और ये 2800 अरब रुपए पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के टोटल बजट के बराबर हैं। अच्छा। और हुकूमत IPP से इसलिए बिजली आधी ख़रीद रही है, आधी नहीं ख़रीद पा रही है जानबूझ के। उसकी वजह यह है कि लोग लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, बिजली चोरी कर रहे हैं और बिल नहीं दे रहे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, इसके लिए मैं कई शहरों में गया हूँ। अच्छा, इसमें ये जो चोरी की बात है कि हुकूमत कह रही है कि उनको ये सब कुछ इसलिए करना पड़ रहा है कि बिजली चोरी हो रही है, तो आपने इस पे भी पूरे पाकिस्तान में तहकीक की है, तो कौन सा सूबा उसके यहाँ ज़्यादा बिजली चोरी होता है और कौन से शहर में ज़्यादा बिजली चोरी होती है? देखिए, जब चोरी की बात आती है तो बलूचिस्तान के 17 अजला ऐसे हैं वहाँ पर 95% बिजली चोरी हो रही है। अच्छा। या नुकसान में जा रही है, 5% सिर्फ रिकवरी है। वो शहर हैं कई ज़्यादा जो टॉप पे, जिसे आप कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पर जिसमें परसेंटेज के हिसाब से ज़्यादा बिजली चोरी हो रही है, तो वो पाकिस्तान का वहद जो डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान का, वो सोराब है और झलमगसी है। वहाँ पर 97% बिजली चोरी है। तो फिर आप पैसे की बात करें कि पैसे की मद में कितनी, और बाकी सूबों की क्या पोजीशन है? बाकी सूबों में पेशावर टॉप पे है। 30 अरब रुपए की सालाना पेशावर बिजली चोरी करता है। इसके अलावा डेरा इस्माइल खान है। ये सारी मैं आपको परसेंटेज। और पंजाब और सिंध में, पंजाब और सिंध, लाहौर भी 30 अरब रुपए की बिजली चोरी करता है। लाहौर क्योंकि बड़ा शहर है और लेस्को जो है वो बलूचिस्तान की पूरी बिजली हो गई और लेस्को की आधी इस्तेमाल होती है वहाँ पर। तो नौशहरा है, 24 अरब रुपए की बिजली वहाँ पर चोरी होती है। खैबर एजेंसी है, 12 अरब रुपए की है। डेरा इस्माइल खान वहाँ पर छोटा सा शहर है, 11 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है। इसी तरह से पंजाब में सबसे बड़ा चोरी बिजली वाला वजह रहीम जार खान। नहीं, अब आप दूसरे सूबों को भी बताएं, फिर मेरे सूबे वाले कहेंगे कि आपने सिर्फ हमारा जिक्र कर दिया। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पंजाब में रहीम जार खान है, 7 अरब रुपए की वहाँ पर सालाना बिजली चोरी हुई है। ये गवर्नमेंट के अपने आदाद शुमार है, मैं किसी सूबे या ज़िले को चोर नहीं कह रहा, ये हुकूमत के अपने दिए हुए आदाद शुमार हैं। 129 अजला में 670 अरब रुपए की एक साल में बिजली चोरी हुई है या उसके लॉसेस में चली गई है। और बहुत सारे ऐसे अजला हैं, जिस तरह बलूचिस्तान का मैं आपको बता रहा था, बलूचिस्तान के 580 अरब रुपए के लवाजमात हैं जो कि देने हैं, बिलिंग लोगों ने देखी है। तो बलूचिस्तान में 62% लोग बिजली का बिल देते ही नहीं हैं या लाइबिलिटीज़ हैं वहाँ पर सारी। इसी तरह मैं ख़ुद गया हूँ तोरखम बॉर्डर पे जो कि डिस्ट्रिक्ट है खैबर, एज ए सैम्पल मैंने ज़िला चुना था खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टसल है सूबे की और वहाँ पर सूबा और वफाक जो हैं आमने सामने नज़र आते हैं। उसमें मैं गया ज़िला खैबर में, जो कि टेस्को नई एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पाकिस्तान ने बनाई है, ट्राइबल इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। वहाँ पर लोगों को 2 घंटे सिर्फ बिजली दी जाती है। अगर आप जमरूद में जाएं या खैबर जो एजेंसी थी पहले, अब खैबर ज़िला है या तोरखम बॉर्डर पे, और लोग बिल नहीं देते हैं। वहाँ बिल का जो रेशियो है वो 97% लोग बिल नहीं दे रहे वहाँ, क्योंकि बिजली ही 2 घंटे लग जाती है और लोग ज़्यादातर सोलर पे चले गए हैं। इसी तरह से फिर मैं दूसरा ज़िला चुना था जो कि बलूचिस्तान का है, कि उसको एज ए सैम्पल देखा जाए कि क्या है। बलूचिस्तान के 19 अजला ऐसे हैं जहाँ 99% चोरी है, जिस तरह से शिरानी है, किला अब्दुल्ला है, अवारान है, झलमगसी है। फिर हम पंजाब की बात करें, क्योंकि पंजाब ज़्यादातर सेटल्ड है, वहाँ पर रहीम जार खान या मुजफ्फरगढ़, इन एरियाज़ में बिजली चोरी है, लेकिन बिजली की चोरी की सतह इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर फिर आप सलीम साहब एक चीज़ देखिए कि गवर्नमेंट ने जो ड्राइव शुरू की थी, गवर्नमेंट ने कहा था कि 1 साल हो गया, निगरान हुकूमत ने शुरू की थी। इस मद में गवर्नमेंट ने 1,02,000 केसेस रजिस्टर किए हैं और मजमूई तौर पर 5,76,000 लोग बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए।
जिसमें से 14,000 सरकारी मुलाजमीन थे। लेकिन ये जो जिन इलाकों में चोरी होती है, मसलन अगर ट्राइबल एरियाज़ में होती है, तो टेस्को तो फिर वो ख़र्चा उनके लोगों से पूरे करता है ना, कि नहीं करता? असली में ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करती है। बुनियादी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा को अगर मैं फ़ोकस करूँ, उसकी मैं इसलिए फ़ोकस करना चाह रहा हूँ क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा सूबा बिजली प्रोड्यूस करता है बहुत ज़्यादा, और वो सस्ती बिजली प्रोड्यूस करता है क्योंकि पानी से बिजली पैदा होती है। और अभी भी खैबर पख्तूनख्वा से ही आने वाले 5 सालों के बाद 10,000 मेगावाट बिजली सस्ती जो है दासू डैम की शक्ल में या फिर बादशाह डैम की शक्ल में वो पाकिस्तान के पास आएगी, जो कि सस्ती होगी। तो खैबर पख्तूनख्वा की ओवरऑल जो सूरत हाल है वो 7-8 अजला तो ऐसे हैं वहाँ चोरी और लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है नेप्रा को। नेप्रा का ये कानून कहता है, जो रेगुलेटर है, कि अगर आपके पास 9% लॉसेस हैं तो वो बर्दाश्त हो जाते हैं, लेकिन जहाँ पर 30% से ज़्यादा हैं और 40% से ज़्यादा हैं लॉसेस, ज़्यादातर मतलब होता है कि ये चोरी हो रही है, बिजली कहीं इस्तेमाल हो रही है, पैसे कोई नहीं देता है। हम एक मिसाल ले लेते हैं कि पेशावर क्यों टॉप पे है। पेशावर में क्योंकि लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पर पाकिस्तान का नया कानून भी बना है, उन्होंने पुलिस को एम्पावर किया है। मैंने 2 दिन पहले ये शहर के भी ज़्यादातर सराउंडिंग एरियाज़ है, मज़ाफ़ाती इलाक़ों में, ये शहरों में ये एक टेंडेंसी देखी गई है कि शहरों में बिजली ज़्यादा चोरी हो रही है, अच्छा, देहातों की निस्बत। और आप पूछेंगे कि वो शहरों में कैसे, ये कराची की क्या सूरत हाल है? ये बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है आपका कराची का। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, जो कि मैं नेप्रा चेयरमैन का, साबिक चेयरमैन का इंटरव्यू कर रहा था क्योंकि इस स्टोरी की तहकीकात के लिए मैं कोई 20 बड़े पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर जो 1994 से लेकर अब तक एनर्जी के काम पे या तो उनके पास इक़्तिदार था, मिनिस्टर थे या वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी हैं या मौजूदा मिनिस्टर हैं अवैस खान लिगारी, मुख्तलिफ़ लोगों को मैंने इंटरव्यू किया। तो कराची सबसे बेहतर है, वहाँ लॉसेस कम हैं। उसकी वजह यह है कि कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी एक प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर है जो अपनी हर चीज़ कंट्रोल में रखता है, लेकिन फिर भी नेप्रा का चेक उस पर बहुत कम था। उसके 50% डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम में एक अर्थ का जो सिस्टम है, नेप्रा ने उसको डिटेक्ट किया था पिछले साल। ये किस्म की ब्रेकिंग स्टोरी है कि जब वहाँ बारिश आती है या पानी खड़ा होता है, उसके 50% जो टावर्स हैं, खंबे हैं, वहाँ बिजली के बचाव के कोई तदाबीर इख्तियार नहीं की थी कंपनी ने, जिस वजह से सैकड़ों नहीं तो दर्जनों, कम से कम 70-72 लोगों की अमवात हुई थी। उनका डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम सही है एज़ कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रीब्यूटर जो कि पाकिस्तान के दूसरे एरियाज़ में। यही एक वजह है जो SIFC की एक मीटिंग हुई है मैराथन, इस पे पहले ये कह रहे थे कि डिस्कनेक्ट को प्राइवेटाइज़ करें, अब ये कह रहे थे कि उसको स्टेजेस वाइज करें, पहले कह रहे थे कि सूबों को दें, फिर कहें कि ये वापस करें। पॉलिसी का निज़ाम जो है वो बिल्कुल इतना गैर संजीदा है कि आप हैरान रह जाएंगे। 1994 से आज तक अगर आप देखें। हैदराबाद की क्या सूरत हाल है? हैदराबाद जो है, हैदराबाद में सिंध को अगर कंपैरेटिव देखें, सक्खर जो कि सक्खर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और हैदराबाद, वहाँ पर भी अरबों रुपए की चोरी है। अच्छा, क्योंकि वहाँ आपको मालूम है ये डिस्कोज आम है जो कि रियासत पाकिस्तान हुकूमत खुद चलाती है। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, सक्खर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, और ये सारे वो देहाती इलाके हैं ज़्यादातर। लेकिन वहाँ क्योंकि ओवरऑल कराची मेजर बिजनेस हब है, मेजर बिजली वहाँ पर इस्तेमाल होती है, तो फोकस कराची पे रखा जाता है। तो बाय एंड लार्ज वहाँ सूरत हाल बेहतर है क्योंकि वो प्राइवेटाइज़ है, लोगों को बिलिंग की मद में पैसा आता है। नाजरीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक, वापस आएंगे तो जरगे का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। आज के जिरगे में बात हो रही है बिजली के बिल और बिजली के दीगर मसाइल से मुतालिक, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जाहिद गशकोरी साहब। अच्छा, इस पूरे क्राइसिस में हमारे IPPs का क्या किरदार है? सलीम साफ़ी साहब, IPPs के लोग पाकिस्तान में 94 पावर प्रोड्यूसर्स हैं प्राइवेट इस वक्त। कुछ लोग ऐसे थे जो लाखपति थे, अब वो लाखपति से करोड़पति बने, फिर अरबपति बने, जो अरबपति थे वो खरबपति बने। उसकी वजह यह है, डॉक्यूमेंटेशन ये बताती है, जो बड़े पावर प्रोड्यूसर्स हैं पाकिस्तान के, उनमें दोनों को मैंने लिखा भी था, सबको मैंने लिखा। मैं आपको अगर 11 का बता पाऊँ जो टॉप पे हैं,
और शायद लोगों को ये मालूम ना हो, रियासत पाकिस्तान ने पहली दफ़ा ये डेटा 2 दिन पहले पेश किया है पार्लियामेंट में कि हम बिजली इनसे कितनी महंगी ख़रीदते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि 11 पावर प्रोड्यूसर जो कि प्राइवेट थे और इनकी जो डिटेल्स है वो कुछ हैरानकुन है। ये एक प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स है, बहुत बड़े बिजनेसमैन का है, इस तरह कराची के बड़े बिजनेसमैन हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई है लिमिटेड, इसके अलावा जो ओवरऑल उनकी वो है तो वो 41 रुपये से लेकर 41 रुपये पर यूनिट हुकूमत पाकिस्तान इनसे ख़रीदती है। और बहुत सारी, जिस तरह मैं एक मिसाल देता हूँ आपको पावर प्लांट की, 1994 में हुकूमत पाकिस्तान ने इनके साथ एग्रीमेंट किया और उस वक्त की जो कीमत थी 41 रुपये 8 पैसे पर यूनिट हुकूमत पाकिस्तान ख़रीदती है। उसके बाद इसके दोबारा रिन्यू हुए प्रोजेक्ट और ये कई सालों से बंद खड़ा है और हुकूमत पाकिस्तान इसको अरबों रुपए कैपेसिटी की मद में पेश कर रही है। इसी तरह से बहुत सारे पावर प्लांट जो हैं वो 2036 तक, तो आवाम के लिए कुछ नहीं है। उसकी वजह यह है कि आवाम को ये 2036 तक पैसे पे करने पड़ेंगे, चाहे वो सोलर पे जाएं, चाहे मीटर लगवाएं, उनको हर सूरत में हुकूमत पाकिस्तान चार्ज करेगी, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान इनसे एग्रीमेंट साइन कर चुकी है। ये एक लंबी स्टोरी है, इस पर तो पूरी एक स्टोरी बनती है कि ये हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत में आना था। 1997 में एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन फिर इसके डॉक्यूमेंटेशन में 2007 में नई पॉलिसी में बढ़ा दिया गया। मिली भगत थी उस वक्त की जो इंतज़ामिया थी, हुकूमत में लोग थे। फिर एनर्जी है, ये भी 36 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हुकूमत पाकिस्तान को देता है। फिर पावर प्लांट है, ये 1996 में पाकिस्तान की इसकी एग्रीमेंट हुई थी, 2028 तक जारी रहनी है, 35 रुपये पर यूनिट के हिसाब से देता है। पावर कंपनी है, 2028 तक इसका है और सबसे महंगा पाकिस्तान में है, 43.86 पैसे पर यूनिट के हिसाब से हुकूमत बिजली ख़रीदती है और फिर लोगों को आगे देती है। फिर पावर प्लांट है, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लोग जो ओन करते हैं, इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से डॉलर्स में पेमेंट लेनी है। हर साल 1.3 ट्रिलियन रुपीज़ कम अज़ कम इनको कैपेसिटी पेमेंट की मद में जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर हो रहा था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत कर रही थी, तो ये पेमेंट की डॉलर में क्यों बात हुई? यही तो बड़े दुख की बात है। जो हमारी पॉलिसी है, जो कि ये सिलसिला 1997 से शुरू हुआ था, ये IPPs आए और ये IPPs जिस दुनिया के मुल्क में गए वहाँ पर पूरे सिस्टम को मफलूज किया इन्होंने। पाकिस्तान तो एक गरीब मुल्क था। 2007 में नए प्रोजेक्ट आए पीपल्स पार्टी के दौर में, उस वक्त जो होना था। उसके बाद PMLN जो है, जिन्होंने धड़ाधड़ लगाए, IPP पूरे मुल्क से, पूरी दुनिया से इवन लेके आए, जो कि CPEC की शक्ल में बहुत बड़े प्रोजेक्ट थे पाकिस्तान के पास। और पाकिस्तान ये उम्मीद कर रहा था कि 46,000 मेगावाट हमारी कंजम्पशन होगी। देखिए साहब, मेरे पास तो लंबी लिस्ट है। दूसरे पावर प्रोड्यूसर्स हैं, इसमें आपके शुगर मिल मालिकान हैं, उनके बिजली घर हैं जो हुकूमत को महंगी तरीन बिजली अभी भी दे रहे हैं और 9-9 अरब रुपए, 10-10 अरब रुपए, 15-15 अरब रुपए सालाना गवर्नमेंट उनको देती है। और इसमें सियासतदान और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। जो डिस्कोज हैं वहाँ तो आपके जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखें, वहाँ तो सारे सियासी लोग जो पावर में होते हैं वो आ जाते हैं और वो खसारे में जा रही हैं। मैं तो आपको ऐसे मिनिस्टर बता सकता हूँ कि जो वज़ीर रहे बिजली के और फिर उन्होंने अपनी कंपनियाँ बिजली की बनाई हैं और उसके 30 करोड़ रुपए के एसेट थे, अब उसके 1.5 अरब रुपए के एसेट्स हो गए। उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक मिनिस्टर को लिखा कि आपके ये कैसे एसेट बढ़ गए। गोया ये सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी सरमायादार हैं जो कि ये जुल्म कर रहे हैं गरीब आवाम पर, जो पैसा कमा रहे हैं। और आवाम को बिजली सप्लाई करे या ना करे, लेकिन उनकी जेबों में पैसे जाना है, उनकी जेबों में पैसे जाने हैं, आवाम की जेबों से पैसे निकलने हैं, पेमेंट होनी है, डॉलर में पेमेंट होनी है। और गवर्नमेंट के पास इस वक्त ये सूरत हाल है कि वो कहती है अच्छा, वो तो एक पार्टी थे। सरमायादार का काम तो यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाई की कोशिश करता है। हुकूमत ने उनके साथ ये ऐसे मुआहदे क्यों किए? यही एक वजह है कि नैब के बहुत सारे केसेस बने पड़े हैं, सब इस पे चुप हैं। वो कहते हैं कि आर्बिट्रेशन में लोग चले जाएंगे। ये किस हुकूमत ने किए? हर हुकूमत जिम्मेदार है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN भी है मौजूदा हुकूमत, और PTI की हुकूमत भी है। उसकी वजह यह है कि 2019 में
पीटीआई की हुकूमत ने बहुत सारे रिवाइज़ किए हैं। वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि ये कंजम्पशन पाकिस्तान में कम हो रही है। वहद मुल्क है जिसमें कंजम्पशन बिजली की नहीं हो रही, लोग बिजली खरीदना नहीं चाहते, और गवर्नमेंट जो 2019 में आगे बढ़ा दिए, 2036 तक कर दिए, और रिवाइज़ किया पेमेंट्स को, जिनके प्राइसेस जो हैं वो बढ़ाई, कुछ की कम की, और आगे पाकिस्तान को मज़ीद 10 से 15 साल की इस लाइबिलिटी और इस कर्ज़ों में डबोया है, आईपीपीज़ को पेमेंट की शक्ल में। और एक इम्पॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट डिस्करेज कर रही है सोलर सिस्टम को। इंडिया ने 4 महीने में पाकिस्तान की जो पाकिस्तान सालाना बिजली कंज्यूम कर रहा है 15,000 या 17,000 या 20,000 मेगावाट, वो इंडिया ने 4 महीने में अपने सोलर सिस्टम से प्रोड्यूस की है, सिर्फ 4 महीने इस साल में। और हमारी गवर्नमेंट सोलर को डिस्करेज कर रही है, उस पर लोगों को कह रही है सोलर लगाएं या ना लगाएं, आपने सोलर पे भी टैक्स देना है। बहुत शुक्रिया जनाब जाहिद गशकोरी साहब, मज़ीद वक्त नहीं है वरना ये दुख भरी कहानी बहुत लंबी है, मुझे एहसास है। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में अपना खौफ पैदा करें और हमारे मुल्क के सरमाएदारों को तौफीक दे कि कुछ ना कुछ उनके दिलों में भी खौफ खुदा आ जाए और वो अपने अवाम पे रहम करे। आज के जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।